दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में लगभग 12,000 से भी ज्यादा लोग रोजाना अपनी जान खो बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड अवेलेबिलिटी ना होने के कारण। लेकिन एक और कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जो इस समस्या का समाधान ढूंढने में दिन रात जुटी पड़ी है। उन्हीं में से एक संस्था के संस्थापक मिस्टर विनोद अरोड़ा जी आज हमारे साथ है, जो लगभग 3-3.5 साल से ब्लड डोनेशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं अपने गेस्ट के साथ और जानते हैं क्या है उनका तजुर्बा ब्लड डोनेशन से रिलेटेड और क्या क्या समस्याएं हैं जो एक ब्लड डोनर को और साथ ही साथ एक अटेंडेंट को आती है जब उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट के पास और जानते हैं क्या है उनका तजुर्बा ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे जिसका नाम है तजुर्बा टॉक्स विद जितेश। तो मैं जानना चाहूंगा, आप हमारी ऑडियंस को बताइए, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी टीम कैसे काम करती है और क्या क्या सर्विसेज है जो आपकी टीम इस सोसाइटी के लिए करती है। जितेश जी, इसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने अपनी माता जी को खोया था कोविड के दौरान, और उसके बाद ये हुआ था कि मैं भी कहीं ना कहीं कोविड इफेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से कि जब मुझे बाद में पता लगा कि प्लाज्मा एक ऐसी थेरेपी है जो कि कोविड पेशेंट्स को बहुत हेल्प कर रही है, तो मैंने सेल्फ टेस्ट कराया और मैंने वॉलंटियर किया कि मैं प्लाज्मा अपनी तरफ से डोनेट करूंगा अगर मैं उसको डोनेट करने के लिए एलिजिबल हूं। तो खुशकिस्मत था एक तरफ से कि मैं लोगों की मदद कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी था कि इसी चक्कर में अपनी माता को खो बैठा। तो 2 या 3 बार मैंने प्लाज्मा डोनेट किया, जिसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी किया। तो वो एक अंदर से खुशी थी कि समहाउ हम भी सभी जानते हैं कि हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कोविड ने बहुत लोगों को ये सिखाया भी कि हाउ इट शुड बी। तो उस दौरान क्या हुआ, आप भी समझते हैं कि जब कोविड था तो मोस्ट ऑफ द पीपल घर पर ही रहते, तो कोई बाहर आके जल्दी राजी नहीं था, और वो ठीक भी था क्योंकि बाहर आना मतलब इन्फेक्टेड होने जैसा ही था। तो बीच में क्या था कि वहां पर फिर ब्लड की कमी होने लगी, लोग ब्लड सेंटर जाना बंद हो गए। तो वो भी एक राह मिल गई कि आपको ब्लड सेंटर के लिए लोगों को मोटिवेट करना है, तो वो भी मोटिवेशन चलता रहा। फिर साथ साथ कोविड के लिए प्लाज्मा डोनेशन के लिए हम जितनी कोशिश कर सकते थे। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब आपको मालूम होगा सेकेंड वेव जब पीक पे थी, तो उस टाइम ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तो मेरे घर से हार्डली 3 या 4 किलोमीटर दूर एक सेंटर था जहां पर कि ऑक्सीजन सपोर्ट अवेलेबल था। तो मैं वहां पर पूरा दिन खड़ा रहता था, फेसबुक से लाइव जाता था। वहीं से मुझे मेरे एनजीओ जिसका नाम है माँ मम्मी अम्मा एनजीओ, वहीं से मुझे एक आइडिया है कि मुझे एक पेज भी बना लेना चाहिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं वर्बली शेयर नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फेसबुक ऑल्सो, मैं पेज पे डालता था ताकि लोगों को वहां से ब्रीफ मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं कनेक्ट कर पाऊं। क्योंकि हर किसी को कॉल पे करना, आंसर करना इतना आसान नहीं था। देयर वाज अ डे जब रफली इन 3 दिनों के अंदर मैंने 5 से 6 हजार कॉल्स रिसीव की होंगी, और गुस्सा तब आता था जब 3 दिन बाद मुझे पता लगता था कि मैंने आपको कॉल किया बट यू आर नॉट एबल टू टेक द कॉल एंड कॉन्सिक्वेंसेज वर वर्स्ट। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ, इसी तरह से शुरुआत हुई। और एक बार जब कोविड खत्म हुआ तो बहुत सारे जो वॉलंटियर्स उस टाइम बने थे जो कि नीड ऑफ द आवर थी, वो धीरे धीरे उनका छटनी शुरू हो गई, क्योंकि वजह यह थी कि उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। पर इस मामले में हम लोग लकी थे कि हमें कुछ गाइडेंस मिली खुद की समझ से। फिर हम इस फील्ड में आ गए कि हमें समहाउ अब ये कंटिन्यू करना ही है। रीजन उसका यह था कि एक बार जब आप सोशल हो जाते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप वापस जा सको। तो उसके बाद से फिर हम लोग ब्लड एंड ब्लड से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं थ्रू आउट फरीदाबाद हम लोग खुद करते हैं। उसके अलावा हमारी 4-5 और सिटीज है जहां हमारी कोर टीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें मान लीजिए फरीदाबाद से बाहर कहीं की सेवा आती है, तो जैसे आप जैसे भाई लोग हैं जो वॉलंटियर करते हैं, तो हम लोकल टीम के सपोर्ट से फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और तब से लेके अब तक लगभग हमें 3.5 साल हो गए सेवा में। एंड ऑफिशियली और अनऑफिशियली, क्योंकि हमने रिकॉर्ड रखना बहुत लेट शुरू किया था, ईयर लेटर, हम अब तक कंप्लीट टीम के साथ मिलकर तकरीबन 1200 डोनेशंस कर चुके हैं, which includes blood, platelets and WBC, anything which is related to blood and that can be donated. बहुत बढ़िया सर। मतलब आपकी ये जर्नी सुनने के बाद आपने कैसे खुद के लॉस के बाद दूसरों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोविड जैसी महामारी के वक्त में कोई भी अपने घर वालों की मदद करने को राजी नहीं था। आपने तो फिर भी लोगों के लिए बढ़ चढ़कर आगे सपोर्ट किया है, उनके लिए ऑक्सीजन अरेंज कर दिया है। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी टीम में अभी करंटली कितने वॉलंटियर्स हैं? एज इन डेट अगर मैं कैलकुलेशन पे जाऊं, विच इज एन एस्टिमेटेड आइडिया, हम लोग अक्रॉस 5 सिटीज हैं अभी, 5 to 6 cities, and in total we are 800 volunteers which is added into a groups itself, WhatsApp group.
बट मेरा मानना है कि कोई भी डोनर हमारा या आपका नहीं होता है, वो रब का बंदा होता है। कई बार क्या होता है कि आप खुद भी जानते हैं कि इन जनरल लाइफ भी, एक पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो और कॉमन हो, हर ग्रुप में अगर आप हो तो हो सकता है कि कभी जैसे हमारे साथ होता है कि मान लीजिए एक ही इंसान है, वो हमारे साथ भी और किसी और ने भी ग्रुप ऐसे बना रखा है स्वेच्छा से, वो उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कोई भी डोनर कभी किसी का नहीं होता है, वो रब का बंदा होता है। हम सिर्फ एक छोटा सा जरिया बनते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई केस आया, हमने उनको शेयर किया, वो उस पर चले गए, तो काउंट तो नहीं कहूंगा बट एक एक्नॉलेजमेंट हो जाता है कि भाई चलो हमारी तरफ से बंदा गया था। तो ग्रुप्स वाइज कुछ नहीं होता, बट हाँ इन कोर अगर मैं बात करूं तो एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म जो हमने दिया वो कम से कम 800 लोगों को भी दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा और आपकी टीम वर्क के अंदर जाना चाहूंगा, थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस काम कैसे करता है, कैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप किसी के लिए डोनर अरेंज करते हैं, और कैसे ये पूरा एंड प्रोसेस होता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे आप भी कहीं ना कहीं हमसे अच्छी तरह से जुड़े हुए काफी समय से। प्रोसेस इस तरह से स्टार्ट होता है कि पहले स्टार्ट में क्या होता है ना कि अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें मार्केटिंग होती है, बिल्कुल है ना, कि भाई ये हमारा काम है, हम ये करते हैं। तो जितना मुझसे हो सका इंडिविजुअल लेवल पे मैं अपने आप को मार्केट करता रहा, जस्ट टू गेट इनटू द पिक्चर, के लोगों को पता लग जाए कि ऐसी कोई सेवा भी फरीदाबाद में ये इंसान करते हैं। धीरे धीरे जब नंबर बटना शुरू हुआ, जैसे आपको पता लगा कि विनोद भाई ये आप ये सेवा करते हैं, अच्छा हमारे पास एक जानने वाले हैं, उनको ऐसे ऐसे जरूरत है, तो वो पहले हमारे पास एक केस आएगा ग्रुप के अंदर, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कि भाई कितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, कितनी जेन्युइन है और कितनी जरूरत है, और कितना हम इस पे ब्लड बैंक के साथ मिलकर आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। जो बेसिक नीड होती है वो दो चीजें होती है, तो सिर्फ एक ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म, जिसमें कि एक पेपर वर्क होता है, जैसे आपको हॉस्पिटल में एक बिल मिलता है कि आपने इस आइटम पे आपका इतना इतना बिल बना, आपको पे करना है। सेम आपको ये कंपोनेंट चाहिए तो एक फॉर्म मिलता है हॉस्पिटल से, वो फॉर्म और साथ में एक अटेंडेंट का नंबर, जो कि जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सके इन केस कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है। वो एक बेसिक नीड होती है। उसके बाद हमें पता लगता है कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ये है, उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ब्लड ग्रुप का हमारे पास ये डोनर है। फिर हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है, फर्स्ट डोनेशन से लेकर एंड डोनेशन तक जो उन्होंने हमारे साथ किया है, हम उसमें देखते हैं कि अच्छा इतना गैप रिक्वायर्ड है, और नाउ हम फिल्टर आउट करते हैं इस ब्लड ग्रुप के इतने लोग अभी एलिजिबल हैं। फिर उनसे कम्युनिकेट किया जाता है। कई बार होता है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है, वो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि कुछ लोग अपने आप ही ग्रुप में पढ़ते हैं और अपडेट कर देते हैं, आई एम रेडी टू गो, मैं एलिजिबल हूं। लेकिन इतना आप भी जानते हो, इतना तजुर्बा आपके साथ भी है, जैसे नाम भी है तजुर्बा विद जितेश खरे जी, तो बहुत नोटिस करने के बाद ये आइडिया लगता है कि हार्डली नहीं कहूंगा बट 30% से ज्यादा लोग सेम टाइम पे एक्टिव नहीं हो पाते हैं। अपने जॉब्स हैं, अपने बिजनेसेस हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल एक केस ग्रुप में आया, इट डज नॉट मीन कि हर बंदा सेम मोमेंट पे उसको पढ़ पाए। वहां जाकर हम लोगों का, जो कि उस ग्रुप को मैं नहीं कह सकता हूं कि हैंडल कर रहे हैं, बट उसमें कोऑपरेट करें, क्योंकि हम लोग शुरुआत से हैं कुछ लोग, तो हमें पता है कि केस आते हैं, हमें किस तरह से उस पर फॉलोअप लेना है। तो हम शुरुआत में उसको स्क्रीन कर लेते हैं कि वास्तव में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेड पॉइंट होता है हमारे एंड से कि जब भी किसी के पास लीड आती है तो इनिशियल स्क्रीनिंग अगर वो करके ग्रुप में डालेंगे तो इट बिकम्स मच इजियर। लेकिन उसमें हम लीनियंसी इसलिए दे देते हैं क्योंकि एक इंसान जो कि हेल्प करना चाह रहा है, शायद उसको नहीं पता है कि मुझे क्या क्या स्क्रीन करना है, तो हम उसको भी बिहार पर छोड़ देते हैं कि आप ग्रुप में केस डाल दीजिए, हम जो भी उस टाइम फ्री होगा वो स्क्रीन कर लेगा, और फिर उसके हिसाब से हम एलिजिबल डोनर ढूंढ के उनसे संपर्क करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे कॉल हो, और उसके थ्रू फिर जो भी एलिजिबल डोनर उस टाइम अवेलेबल है वो जाएगा, वो सर्व करके आ जाएगा। तो ये सर, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस लगा मुझे कि बहुत डिटेल में वेरीफाई करके आप किसी के लिए ब्लड अरेंज कराते हैं, क्योंकि मतलब ये जो प्रोसेस है मैं कहूंगा कि इतना इजी है कि कोई नॉर्मल आदमी बहुत इजीली उसको फॉलो कर सकता है। आपके पास क्या कोई एक ऐसा डेटाबेस भी होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आज आया आपकी एनजीओ में, मैंने आज जाके ब्लड डोनेशन कर दिया, तो क्या आप उसमें कुछ ऐसा फॉलोअप रखते हैं कि कितने टाइम बाद ये जो बंदा है दोबारा से एलिजिबल हो जाएगा ब्लड डोनेट करने के लिए? उसी के लिए जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि हम लोगों ने बाकायदा एक शीट मेंटेन की हुई है, गूगल शीट, एक्सेल शीट में, वेयर इन हमारी 6 से 7 डिटेल्स मैंडेट है। उसके बिना हम एक पत्ता आगे नहीं बढ़ाते हैं। बेसिक डिटेल्स ये होगी, पेशेंट का नाम क्या था, हॉस्पिटल कौन सा था, उनके साथ कौन अटेंडेंट था, उनको क्या हमने डोनेट कराया, प्लेटलेट्स या ब्लड, साथ में किसने डोनेट किया
और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अलॉन्ग विद देयर ब्लड ग्रुप। तो वो बहुत इजी हो जाता है नेक्स्ट टाइम हमें स्क्रीन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड टू ब्लड हमें 90 डेज का गैप चाहिए, तो हम डेट पे सर्च मारते हैं कि इस डेट तक ये डोनेशंस इन लोगों के हुए हैं, फिर हमें स्क्रीन हो जाता है कि ये बंदे को 3 मंथ्स क्लोज हो चुके हैं, फिर उस हिसाब से हम लोगों को उनको स्क्रीन करके, क्योंकि जैसे कई बार आपने बोला था कि हाउ डू यू स्क्रीन इट, राइट, तो कई बार क्या होता है कि बीच में मान लीजिए आपके पास कहीं और से सेवा आ गई। सबसे बड़ी बात हमने क्लियर माइंडसेट ये रखा था, जैसे कई ग्रुप्स में मैंने देखा, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हर कोई सेवा कर रहा है, कि एक बार मैं जब शुरू में किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था तो वहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि यहां बताए बिना आप कहीं डोनेशन करने नहीं जाएंगे। इनिशियली मुझे अच्छा नहीं लगा, पर कहीं ना कहीं फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसके पीछे भी एक लॉजिक था जो शायद मुझे उस टाइम क्लियर नहीं था। कई बार क्या होता है कि जोश में आप क्या होता है कि आपको किसी ने बोला, आप डोनेशन करने आ गए, आप चले गए, बट यू डू नॉट नो कि आप उस टाइम एलिजिबल हो या नहीं हो। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला कि जितेश भाई ब्लड चाहिए, अब आप फ्रेंड को मना कैसे करोगे, आप चले गए ना, तो फ्रेंड, आप तो फ्रेंडशिप निभाने गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं मॉरली एथिकली आप गलत हो गए, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मैंने इसको मना किया तो ये कहेगा यार वैसे आप डोनेशन करते हो और मुझे नहीं करते हो। तो वो एक पर्पज होता है कि ग्रुप में बताने का कि ऐसा नहीं है कि हर डोनेशन आपको ही करना है, आप जैसी टीम के लिए हो, पूरी टीम भी आपके लिए है, और एंड ऑफ द डे सबकी कोशिश होती है बेस्ट से बेस्ट मदद करना। आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं। यहाँ एक ब्रीफ चीज ऐड करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना। जब लोग बोलते हैं ना कि आप लोग इतना डोनेशन क्यों करते हो, एवरी नाउ एंड देन आपके डोनेशन चलते रहते हो, क्योंकि उसमें 2 लॉजिक होते हैं। एक उनकी जेन्युइन कंसर्न होती है आपको लेके, सेकेंड उनको अवेयरनेस नहीं है कि कितना गैप चाहिए। एक फ्रेंड होने के नाते, एक भाई होने के नाते आपको लगता है कि यार दुनिया तो दे नहीं रही और ये भाई साहब हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में कैसे पहुंच जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स व्हिच आई प्रोबेबली डोंट बिलीव इन, बट शॉकिंग है कि इंडिया में हर 24 घंटे में एक इंसान की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उसको ब्लड या ब्लड से रिलेटेड कोई कंपोनेंट चाहिए था, उसको टाइमली वो सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि ब्लड बैंक में या जो लाइव डोनर उसको चाहिए था वो टाइमली नहीं पहुंचा। हाँ, नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू डोनेट एंड व्हाट गैप इज रिक्वायर्ड। उसके लिए हम बैठे हुए हैं, बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट एंड ऑफ द डे ये हमेशा ब्लड बैंक वालों की कॉल्स होती है, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। वहां पर जो हमारा रोल है वो ये होता है, हम छोटी सी स्क्रीनिंग खुद कर लेते हैं, जो तो बेसिक हमें पता है, क्योंकि हमें पता है जब आप डोनेशन करने जा रहे हैं तो आप बहुत टाइम निकाल के जा रहे हैं। हाँ। जैसे कि जनरली लोग कोट करते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, राइट, बट उसका मैं एक अलग ब्रीफ दूंगा कि टाइम कैसे मिलता है इंसान को, कैसे वो निकाल सकते हैं। तो यही होता है कि हम ब्रीफ पूरी करते हैं, अपनी तरफ से भेजते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन एरर डज टेंड टू हैपन। जैसे कभी कभी हुआ कि आपने मेडिसिन ले लिया, मैं पूछना भूल गया, आपने बताना भूल गए, आप गए ब्लड बैंक में और सडनली आपने पता आपने मेडिकेशन लिया ये वाला विद इन टाइम फ्रेम, तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो विनोद जी, आपके इस पॉइंट से मेरा एक सवाल है कि आप हमारे जो ऑडियंस है उनको बता पाए कि जब भी उन्हें ब्लड डोनेशन के लिए जाना है तो क्या वो बेसिक चेक्स है, आपके तजुर्बे के हिसाब से 3-3.5 साल से आप इस एनजीओ को रन कर रहे हैं, तो आपके तजुर्बे के हिसाब से क्या वो बेसिक चेक्स है जो उनको ध्यान में रखने हैं किसी भी डोनेशन को देने से पहले? हो सकता है कि जैसे आपकी टीम है, कोई आपकी टीम जैसा कोई उनके पास नहीं है उनको अवेयरनेस देने के लिए, तो मे भी हो सकता है इस पॉडकास्ट से उनको अवेयरनेस मिले कि क्या चीजों को ध्यान में रख के वो डोनेशन के लिए जा सकते हैं, कुछ बेसिक चेक्स। जैसे कि आपने बहुत करेक्टली बोला जितेश जी, क्योंकि मैं भी मेडिकली इक्विप्ड नहीं हूँ, बट अपने जितना भी तजुर्बा मेरा रहा है 3-3.5 साल के अंदर विद टीम या डोनर्स, उसके बेसिस पे कुछ बेसिक चेक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस चेक पॉइंट्स को भी हम जब तक क्रॉस चेक नहीं कर लेते ब्लड बैंक वालों से, हम उसको हाँ या ना में नहीं डालते हैं। बट एक बहुत कॉमन से जो 3-3.5 साल में एक्सपीरियंस के थ्रू आए हैं, पहली चीज जो होती है कि लास्ट 3 डेज के अंदर कोल्ड या कफ नहीं होना चाहिए आपको, रनिंग नोज नहीं होनी चाहिए। जब आप डोनेशन करने जाएं, कोल्ड एंड कफ आपको है, सिंपली स्ट्रिक्टली नो है, बट देन अगेन एवरीथिंग हैज टू क्रॉस चेक, ठीक है। दूसरा होता है कि कई बार होता है कि लोग लिकर कंज्यूम कर लेते हैं, तो देयर इज अ सर्टेन पीरियड गैप दैट नीड टू बी मेंटेन। उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी बीपी या शुगर का मेडिकेशन ले रहे हैं, शुगर पे मैं छोटा सा कोट एड ऑन करना जरूर चाहूंगा इसमें। तो उस केस में क्या होता है, अगर लास्ट 28 डेज के अंदर आपकी मेडिकेशन चेंज हुई है, देन सर्टेनली यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। जैसे टिटनेस का इंजेक्शन हो गया, देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल 28 डेज। बट वो समहाउ क्योंकि डिफरेंट बॉडीज हैं इंडिया में भी मेडिकली, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनमें गैप हो सकता है। तो एक जानने वाले हमारे खास मित्र हैं जिनके साथ मैंने बचपन में पढ़ाई की हुई है, और अभी वो बीच में
काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गए और फिर वो वापस आ गए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास कितना ही लार्जर ग्रुप हो, कभी कभी आप ऐसे स्टक हो जाते हो कि आपको नए डोनर्स की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हर बार कुछ नया कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ जाता है कि अगर ये डोनर है तो अगर इतने लोगों ने ऑलरेडी हमारे ग्रुप में डोनेशन किया हुआ है तो हम कोशिश करते हैं उसको मैसेज को फ्लोट करके, क्योंकि एंड गोल हम सबका यही होता है कि सेवा मेरी तेरी कभी नहीं हो सकती, और जहां मैं आ गया तो वैसे भी सेवा नहीं हो सकती। तो मैंने उनको बोला कि भाई आज डोनर नहीं मिल रहा, मुझे इतना पता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और हमें डोनेशन चाहिए, बिकॉज पेशेंट इज वेरी मच क्रिटिकल। और एक एंड पॉइंट में ही मैं आपको आके पहली बात हिम्मत कर रहा हूं कि मैं बोल सकूं, क्योंकि इतने टाइम से आप देखते तो आयो, आपने कभी सामने से नहीं बोला, तो मुझे लगा शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि आप एक कॉल का वेट करो कि कोई मुझे बोले मैं तो मैं करूं। तो उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही बात बोली कि भाई मैं डायबिटिक हूं, मैं नहीं कर सकता। ये भी कहीं ना कहीं मिथ है, जितना एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल सकता हूं, हो सकता है मैं इनकरेक्ट भी हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब तक आप इंसुलिन पे नहीं जाते हो और आप अपनी डायबिटिक मेंटेन करो, HbA1c आपका कंट्रोल्ड है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन टू डोनेट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर द सोर्सेज वी गॉट द इन्फो फ्रॉम। बट देन अगेन क्रॉस चेक हर चीज में होगा, क्योंकि हम लोग मेडिकली इक्विप्ड नहीं है, बट वी हैव पीपल हु आर डायबिटिक, they are able to maintain their HbA1c which is quarterly done, and they are donating very easily, no issues. Once you get into the insulin, then definitely you are not eligible to do it. अक्सर हमने देखा है ब्लड डोनेशन के कैंप्स भी लगते हैं, हाँ हो सकता है आपकी एनजीओ भी लगाती है, और बहुत सारी ऐसी एनजीओ है जो ब्लड डोनेशन के कैंप लगाती है। अब होता क्या है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है ये चीज कि मैंने उस कैंप में जाके ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, ब्लड डोनेट करने, डोनेशन का तो कोई पैसा होता ही नहीं है, राइट। मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, वो कहा जाता है कि लोगों की हेल्प के लिए वो ब्लड जो है यूटिलाइज होगा। हाँ जी। लेकिन जब कोई इंसान ब्लड लेने जाता है ब्लड बैंक से या किसी हॉस्पिटल से, तो उससे चार्ज क्यों किया जाता है? मतलब मैंने तो फ्री में दिया ना, तो आइडियली उसके बाद भी फ्री में ही पहुंचना चाहिए, तो उससे क्यों पैसे लिए जाते हैं? टेक एन एग्जाम्पल, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, राइट, उस टाइम सिर्फ दो बेसिक चीजें टेस्ट होती है एज पर माई नॉलेज, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है और आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सो दैट वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो सके कि जितेश जी ए पॉजिटिव है, विनोद ओ नेगेटिव है। सिर्फ इतना टेस्ट होता है। जब भी आपका ब्लड देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने ब्लड दिया और जाके पेशेंट को सीधा चढ़ गया, उसके बाद सर्टेन स्क्रीनिंग्स होती हैं, टेस्टिंग्स होती हैं कि जब भी जो ब्लड बैंक रन कर रहा है, जो भी वहां पर एक बिल्डिंग है या जो भी वहां पर लोग लगे हुए, उनकी जो भी सैलरीज है एंड ऑल दैट, वो सब जाता है। लेकिन कभी भी ब्लड बैंक प्रॉफिट में काम नहीं करता, वो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं। तो वो सब टेस्टिंग होने की वजह से आपसे वो चार्ज, एक नॉमिनल चार्ज जो बनता है वो लिया जाता है। लेकिन कभी भी जब आप एक डोनेशन करते हैं, राइट, आपको एक कार्ड मिलता है, आप वहां जाके वो कार्ड शो करेंगे। अगर विद इन द आपको फैमिली जो क्राइटेरिया मुझे अभी तक समझ आया, आपको विद इन इमीडिएट फैमिली चाहिए ना, तो आपसे रिप्लेसमेंट में ब्लड नहीं माना जाता है ना। ये नहीं है कि आपने एक यूनिट लिया, वो बोलेंगे नहीं भाई आप भी अभी डोनेट करो। बट देन अगेन दैट हैज अ सर्टेन क्राइटेरिया, क्योंकि आप भी जानते हो ब्लड मशीन्स में नहीं बनता। अगर मशीन्स में बनता तो शायद इंसान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक रीजन है कि वहां पर जो नॉमिनल चार्जेस है वो लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पूछना इज वेरी मच वैलिड। जब तक आप उसको अपने मन में रखोगे तो वो रॉन्ग और राइट है। एक बेसिक, एक आपके टीचर ने भी, कभी हमारे टीचर ने हमें सिखाया था कि एज लॉन्ग एज अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट्स नॉट ए गुड और बैड, करेक्ट और इनकरेक्ट। जब तक आप अपने मन में रखोगे ना, तो शायद ना खुद क्लियर होगे, ना अपने जानने वालों को क्लियर कर पाओगे। कि जो ये डोनेशन का प्रोसेस है, ये कैंप्स के थ्रू ज्यादा सही रहता है एक डोनर के लिए, या फिर इमरजेंसी में जाके वो डोनेट करे, वो ऑप्शन ज्यादा बढ़िया? मतलब आपके 3 साल 3.5 साल के तजुर्बे के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपकी इंक्लिनेशन करेक्ट हो, और डोनेशन आप ब्लड डोनेशन कैंप में करें या डायरेक्ट करें, उसकी उतनी ही वैल्यू है। क्योंकि हर जगह ब्लड बैंक नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओवरऑल फरीदाबाद में 9 से 10 ब्लड बैंक्स हैं। तो हर जगह 30 लाख की आबादी में ऐसा पॉसिबल है कि हर नर्सिंग होम, हर छोटे क्लिनिक के पास अपना ब्लड बैंक हो। तो आप डायरेक्ट तो वहां कर सकते हैं जहां ब्लड बैंक है, लेकिन जहां ब्लड बैंक नहीं है जिस हॉस्पिटल के पास, और वहां आपका पेशेंट एडमिट है, वहां उसे ब्लड चाहिए, तो वो जो कैंप्स के थ्रू ब्लड बैंक्स में जाता है, उन्हीं के थ्रू उनको मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंस इक्वल है, बस हाँ आपका कन्वीनियंट के ऊपर है। अब जैसे हम लोग हैं, हम कहते हैं कि हम इमरजेंसी में अवेलेबल है क्योंकि हमें हमारे ऑफिस की तरफ से या हमारे बिजनेस की तरफ से हमें फ्लेक्सिबिलिटी, हम बीच में टाइम निकाल सकते हैं। कई लोग हैं जिनका इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, वो मंडे टू सैटरडे नहीं कर सकते, या मंडे टू फ्राइडे नहीं कर सकते, या जिस दिन कैंप लगता है वो थोड़ा सा टाइम निकाल के
कर देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस इक्वल है। अगर मैं 10 कैंप्स की बात करूं तो उसमें से 4 या 5 जो है वो चैरिटेबल ब्लड बैंक है और 4 या 5 हॉस्पिटल्स में है। तो जिस हॉस्पिटल में नहीं है वहां आप लास्ट मोमेंट तक इंतजार नहीं कर सकते कि जरूरत पड़ेगी तो ही मैं जाऊंगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और हाउ कन्वीनियंट यू आर गोइंग फॉर अ ब्लड डोनेशन कैंप और हाउ कन्वीनियंट यू आर गोइंग टू अ इंडिविजुअल हॉस्पिटल। क्योंकि ये बात डेफिनेट है कि जब आप इमरजेंसी में डोनेशन करने जाओगे उसमें हल्का सा एफर्ट आपका ज्यादा लगेगा। रीजन भी आपको स्पेशल टाइम निकाल के जाना है, आप स्पेयर टाइम नहीं ले सकते उसमें कि मान लीजिए आज मेरे पड़ोस में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो यू हैव अ चॉइस, है ना, कि मुझे जाना है या नहीं जाना। लेकिन जब इमरजेंसी आएगी ना तो उसमें आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बीच में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि डोनेशंस का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। आप ब्लड तो आप एक सर्टेन पीरियड में डोनेट करते हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो चाहे WBC हो। वो 2 कॉल रात को 2 बजे भी आ सकती है, जो कि हमारी फैमिली भी करती है और लोग भी करते हैं। वो कॉल सुबह 6 बजे भी आ सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट। सो विनोद जी, ये सब तो हो गई वो बातें कि ब्लड डोनेशन कैंप कैसे वर्क करता है, इमरजेंसी में जाके कैसे डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन एग्जैक्टली होती कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आता हूं जो हमारे चैनल का मोटो है, तजुर्बा। तो 3-3.5 साल का तजुर्बा है आपके इस पर्टिकुलर फैमिली को चलाते हुए, राइट। तो इस 3-3.5 साल में बहुत से अलग अलग तरीके के लोग मिले होंगे, बहुत से अलग अलग तरीके के तजुर्बे आपने हासिल किए होंगे। तो उनमें से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका क्या था? एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे अच्छे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई एक बहुत बेहतरीन चूज करना हो जो कि मेरा फर्स्ट फेवरेट रहा, क्योंकि उसके बाद तो लिस्ट बनती चली गई, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट बताना हो तो मेरे पास एक दिन सडनली कॉल आया, जब ये 2021 की बात है, डेंगू अपने पीक पे था। मैं जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं नाइट शिफ्ट वाला बंदा हूं, तो हम लोग मोस्टली मैं रात को जागता हूं, दिन में सोता हूं। तो मेरे को रात को सडनली 1 बजे कॉल आया। इट वॉज सैटरडे नाइट, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो सैटरडे या संडे नाइट थी। 1 बजे कॉल आया कि भैया हमें ना आपका कहीं से नंबर मिला है और आप ब्लड डोनेट वगैरह करवाते हैं और करते भी हैं, तो हमें जरूरत है, आप हमारे लिए आ सकते हैं। तो मैंने उनको एक पल भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को नाइट में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने बोला बिल्कुल आ सकते हैं, आप मुझे ब्लड ग्रुप बता दीजिए, मुझे देखना पड़ेगा मैचिंग है या नहीं। उन्होंने बोला O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। तो मैंने कहा बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे, आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरे पास व्हीकल नहीं था। तो मैंने बोला आप आ जाइए और आई विल कम अलोंग विद यू। तो वहां से मुझे एक सरसरी सी आवाज आई जो कि बहुत टची थी, कि उन्होंने बोला आप पक्का आ जाएंगे। तो मैंने बोला अगर आप मुझे किडनैप करने नहीं आ रहे तो मैं पक्का आपके साथ चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आए, मैं गया और जो वो डोनेशन था वो कंप्लीट हुआ रोटरी ब्लड बैंक में। तो वहां पर बातचीत करते करते मुझे पता लगा कि इन्होंने ऑलरेडी हमारे नेशन को सर्व किया है एज ए, वो एयरफोर्स में थे, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे और उनकी सिस्टर के लिए ही वो डेंगू में, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए तो उनको रिक्वायर्ड था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट और टची मोमेंट था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था, बिकॉज आई नो कि अगर मेरी फैमिली में कोई ऑलरेडी बीमार है तो शायद मैं उस तरह से उस बंदे को उस टाइम ट्रीट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूं या मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें स्ट्रेस चल रहा है। एक तो वो ट्रीटमेंट था, और सेकंड जब मुझे पता लगा कि जिन लोगों ने हमारे देश को सर्व किया मैं उनके कुछ काम आ सका, उससे ज्यादा टची फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि जिसने मुझे इतनी किक दी कि बीच में जब खट्टे मीठे एक्सपीरियंस उससे पहले हुए तो मुझे लगता था कि हाँ ना मैं चलता रहता था, लेकिन वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि उसने मुझे बोल दिया कि भाई रुकना नहीं है, जब तक आखिरी सांस है और जब तक कोशिश है, शरीर अलाउड करेगा तो डोनेशन करो, नहीं करता तो मोटिवेट करो, कुछ भी जरिया निकालो। आप इसको मार्केटिंग भी कह सकते हैं, सेल्फ मार्केटिंग भी कह सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं और बोलते भी होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज उससे किसी का भला हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस वॉज अ बेस्ट एक्सपीरियंस। एक फनी भी कह सकता हूँ कि वियर्ड भी कह सकता हूँ, और उसने बहुत बड़ा लेसन दिया। फनी वियर्ड भी नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट वर्ड, टू बी ऑनेस्ट एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि किसी एक इंसान ने बहुत अच्छी बात समझाई थी कि कभी आप हारते नहीं हो, या तो आप जीतते हो या कुछ सीखते हो। इट वॉज दिसंबर, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, मैं अपनी नॉर्मल शिफ्ट कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आता है एंड इट वॉज फ्रॉम एशियन हॉस्पिटल अटेंडेंट कि भैया मुझे ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज आ जाओ और प्लेटलेट्स रिक्वायर्ड है। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं बहन, आई विल कम। तो आप मुझे एक रफली आइडिया दे दो कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपनी शिफ्ट खत्म कर दूं, क्योंकि ऑफिशियली भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या मैं अभी इमरजेंसी में जरूरत है।
तो शी सेड आई चेक एंड कम बैक टू यू। विद इन 50 मिनट्स मुझे फिर से एक कॉल आया उन्हीं, और इस टाइम वो शी वॉज वीपिंग कि भैया आप प्लीज आ जाओ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, रिक्वायर्ड है। तो आई डिडंट इवन थिंक ट्वाइस कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भी समझदार हैं, डार्क विंटर्स, मिडनाइट 2 बजे आप घर से निकल रहे हो, तो यू हैव टू रीथिंक अबाउट इट, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ 2-व्हीलर, बिकॉज आई डू हैव अ 4-व्हीलर बट मेरे को अभी तक चलाना नहीं आया, वो बात अलग है। तो मैं निकल गया जी, मैं रीच हुआ अराउंड 20 मिनट्स मुझे लगे, बिकॉज आई पुश माई सेल्फ ऑन 2-व्हीलर कि भाई मुझे जल्दी पहुंचना है क्योंकि रिक्वायरमेंट है। एंड दोज वर अर्ली डेज फॉर मी ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल टू लर्न थिंग्स। मैं एशियन के गेट पे पहुंचा क्योंकि मेरा फर्स्ट डोनेशन था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्लड बैंक कहां पर है। मैंने एक रैंड उनको कॉल मिलाया, मैंने कहा सिस्टर मैं ऐसे ऐसे यहाँ आ गया हूँ, नीचे खड़ा हूँ, प्लीज लेट मी नो कौन से फ्लोर पे मुझे आना है। तो मुझे एक सिंपल सा एक आंसर आया, 1 लाइनर, कि भैया हमारा तो अब हो गया है, आप देख लो कैसे करना है। क्या? तो लिटरली यही बोला गया। तो उस टाइम तो मैं भी, जैसे आप शॉक्ड हुआ, मुझे भी थोड़ा शॉक लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ, बट देन आई रियलाइज कि कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि उस टाइम फर्स्ट टाइम पता लगा कि मल्टीपल सोर्सेज से वो ट्राई कर रहे होंगे, समहाउ समबडी एल्स हैज केम इन एंड प्रोबेबली उनका जो रिक्वायरमेंट थी या उनकी स्क्रीनिंग क्लियर हो गई होगी, तो जब स्क्रीनिंग हो गई तो डोनेशन अपने आप हो ही जाएगा। उस टाइम मुझे सडन शॉक भी लगा। फिर मैंने फिर भी एक कॉल ट्राई किया कि मैंने कहा एटलीस्ट मैं बोल दूं, क्योंकि पैनिक में हो जाता है। आप मल्टीपल सोर्सेज से ट्राई करते हो, आपकी गलती भी नहीं है, हो सकता है उनको ये विश्वास ना हो कि बंदा बोल तो रहा है, लेकिन इतनी रात को उठ के कौन आएगा, जब कोई कभी कभी अपने भी नहीं पहुंच पाते। तो मैंने उनको कॉल मिलाने की कोशिश की जस्ट टू टेल हर कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर हो गया हो सकता है दोबारा जरूरत पड़े तो मेरा नंबर आपके पास आएगा, आप मुझे कॉल बैक कर लेना। मैंने यहाँ कॉल किया तो कॉल मिलते डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे लगा हो सकता है पैनिक में डिस्कनेक्ट हुआ हो। मैंने फिर रीट्राई करा, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था उस टाइम, फिर भी मैंने ट्राई किया तो फिर से वो डिस्कनेक्ट हुआ। तो मुझे अंडरस्टूड हो गया कि आई हैव बीन ब्लॉक्ड। उसके बाद मैंने कहा चलो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मैं वहां मैसेज ड्रॉप करने गया तो भाई साहब पिक्चर हट गई उनकी और मुझे समझ आ गया कि यहां से भी गया। सो दैट वाज अ लर्निंग इन ए सेंस के कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, और ऑब्वियसली एक इमोशनल बंदा ही होगा जो सेवा करेगा, प्रैक्टिकल बंदों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, विच इज इंडिविजुअल चॉइसेस। तो उस दिन के बाद से मुझे एक लेसन मिला कि ब्लड बैंक में साथ के साथ कॉल करो, वेरीफाई करो कि इनके लिए कोई बंदा आया है नहीं है, क्योंकि जो अटेंडेंट है वो पैनिक्ड है, ही और शी मे नॉट बी श्योर। कई बार क्या होता है कि ग्रुप में केस आया, ग्रुप वाले इंसान ने बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, और अटेंडेंट से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए ड्यू टू XYZ रीजन। डोनर वहां पहुंचा हुआ, अटेंडेंट को भी नहीं पता होता कि भाई मेरे लिए कोई डोनर आया हुआ, वो बेचारा लगा रहता है कि कोई डोनर आ जाए। एक वहां कम्युनिकेशन गैप था। सेकेंड, वी डिसाइडेड कि फ्रॉम गोइंग ऑनवर्ड्स हम साथ के साथ ब्लड बैंक में कॉल करके वेरीफाई कर लेते क्या इनके लिए कोई डोनर आया है, क्योंकि ब्लड बैंक बायस नहीं हो सकता। भाई 1-2 डोनर ऑलरेडी आए हुए हैं, तीसरा डोनर भी वहां पहुंच जाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, और शायद उसको नेक्स्ट टाइम भेजने से पहले मुझे भी सोचना पड़ेगा मैं किस मुंह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीतेश जी को मैंने भेज दिया, वो बोले कि भैया वहां तो 2 डोनर पहले से आए हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिमोटिवेशन उनमें भी आएगा, और मुझे भी सेल्फ डाउट आएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जीतेश जी को कैसे बोलूं कि भाई आप दोबारा जाओ। तो वो एक लर्निंग थी। आई वोंट से बैड एक्सपीरियंस, बैड कुछ नहीं होता, या तो आप जीतते हो या सीखते हो, और ऑब्वियसली आप स्कूलिंग से लेके जब तक आपकी लास्ट ब्रेथ है कुछ ना कुछ चलता रहता है और सीखते रहते हो। कि आपकी जो ये फैमिली है मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ही वर्क करती है, राइट? तो सोशल मीडिया पे अपने आप को आप प्रेजेंट कैसे करते हो? देखिए, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि जब भी कोई डोनर डोनेशन करने के लिए जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ बिजनेस तो रन कर ही नहीं रहे, राइट? और एक सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई बिजनेस भी रन करते हैं, जब तक उसको प्रचार नहीं होगा, लोगों को पता नहीं लगेगा कि आप इस तरह का कुछ बिजनेस करते हैं, तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे और ना ही आपके पास उस तरह की कोई जरूरत के लिए आपको अप्रोच कर पाएगा। तो वो एक आज की डेट में आप भी जानते हैं कि टेलीविजन से ज्यादा आज की डेट में सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं, तो वहीं से हमारी जरूरतें आती हैं। तो हम सिंपल ये करते हैं कि जब भी कोई इंसान डोनर के लिए जाता है, डोनेशन के लिए, जो भी हमारे डोनर है, हालांकि हम डोनर कम, अब हम सोल्जर ज्यादा बोलते हैं क्योंकि हर सोल्जर कैप नहीं पहनता, राइट? वो जाते हैं तो हम उनको अपनी तरफ से एक बार पोलाइटली जरूर बोलते हैं कि आप प्लीज जाइएगा तो एक फोटो क्लिक जरूर करिएगा। दिस इज हाउ वी पुट इट अक्रॉस। तो जब आप किसी डोनर की फोटो पोस्ट करते हैं तो बाकी के जो लोग होते हैं जो वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, कभी ऐसा ऑब्जेक्शन किसी ने रेज नहीं किया कि आप अगर अच्छा काम कर भी रहे हो तो उसको शो ऑफ क्यों कर रहे हो? हाँ जी, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? डेफिनेटली ऑब्जेक्शंस आते हैं और अभी तक भी आते हैं, इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ। बट
मेरा मानना है कि आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव इसलिए ले सकते हो कि कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फ्लो में चले जाते हो, समटाइम्स यू डू थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरीली नीडेड। कहते हैं ना कभी कभी फ्लो में कुछ ऐसा मुंह से भी निकल जाता है, कुछ आपसे कंटेंट ऐसा भी पड़ जाता है कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वो एक हम उसको एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेते हैं कि मान लीजिए कभी कभी आपका जितेश जी का मुझे एक ऑल ऑफ अ सडन मैसेज आ गया कि भाई आजकल तो बहुत फेसबुक पे छाए हो। अब मैं उसको पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, उसको नेगेटिव भी ले सकता हूँ, राइट। वो मुझे फिर मैं उस चीज को अपने अंदर सोचता हूँ कि इन्होंने जितेश जी ने ऑल ऑफ अ सडन मुझे कुछ बोला है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्लस और माइनस की। जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ फिर मैं अपने कंटेंट पे जाता हूँ, रीसेंट कंटेंट पे, क्योंकि मुझे पता है कि जितेश जी मेरे एक तरह से वेल विशर ही हैं, बिकॉज आई नो देम पर्सनली। तो वो मुझे कभी भी गलत साइड से नहीं दिखाएंगे, मैं उसको रीचेक करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कहीं पर कुछ त्रुटि हुई है तो एज ए ह्यूमन हम एरर हर कोई करता है, तो हम भी करते हैं, तो उसको करेक्शन करते हैं। अब आती है ऑब्जेक्शन करने वालों को, हाउ डू यू हैंडलिंग ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे जनरली कहते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज में बिलीव करता हूँ जितेश जी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है ना, चलो आप तो मेरे अपने भाई हो, बहुत लोग लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो आपको रिमाइंड कराते रहेंगे शायद लास्ट ब्रेथ तक कि तूने या तुमसे ये गलती उस टाइम पर ऐसी हुई थी। तो जब सब लोग मेरी बुराई कर सकते हैं, तो अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं और मेरी टीम अच्छा करे, मेरी टीम नहीं है, मेरा परिवार है, हम सब परिवार, और मेरे लिए मुझसे ज्यादा परिवार है, वो लोग इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह से ही आप मानेंगे नहीं, मेरी टीम में 20% डोनर्स इसी वजह से ऐड हुए हैं क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। कंटेंट वाइज बात रही, कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखना है, सिंपल जो डोनेशन हुआ है उस डोनर की, उस सोल्जर की फोटो लगा के हम मेंशन कर देते हैं कि इस सोल्जर ने यहां पर जाकर अपना कंट्रीब्यूशन किया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उस सोल्जर के फ्रेंड्स ऐड हुए हैं, ये देख के कि एक एग्जांपल तो ये था कि भाई मुझे आपके ग्रुप में अपनी फोटो चाहिए, और वो फोटो आएगी कैसे? मैंने बोला सिंपल सा है, हम वैसे फोटोज अलाउड नहीं है हमारे ग्रुप में, कुछ भी अलाउड, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टर कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ डोनेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी में सर्व कर रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। फोटो चाहिए तो आप अपना डोनेशन करिए, खुशी से फोटो डालिए, विल अप्रिशिएट इट। और एक सिंपल सा लॉजिक मैं रखता हूँ कि कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि नो क्या आप दिखाते हो एंड एवरीथिंग। मैं उनको एक, देखो मेरे पास दो ही तरह की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो अभी तक मुझे आती है। अगर किसी और को और अच्छा पता हो तो प्लीज पुट इन द कमेंट्स इटसेल्फ। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे पब्लिक कर रहे हो, तो मैं अपने आप को पब्लिक करता हूँ। दूसरा मैं एक सिंपल कहता हूँ कि भाई आप चलो, मैंने 10 डोनेशन 2 डोनेशन, हालांकि हमारी फैमिली में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और थ्रू आउट मैं टचवुड चाहूंगा कि काउंट्स कभी ना गिने कोई। कई लोगों को मैंने देखा है जो कि ठीक भी है, विच इज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वो एक मोटिवेशन पार्ट है, बट मुझे लगता है कि जब सेवा हो रही होती है ना तो उसमें काउंट नहीं होना चाहिए। रीजन कि चाहे मैंने 1 बार डोनेशन किया, चाहे मैंने 1000 बार डोनेशन किया, उसकी वैल्यू इतनी रहनी चाहिए, मेरी करते टाइम इंक्लिनेशन सही होनी चाहिए, मेरी नीयत सही होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा, मैं इतना रेगुलर डोनर रहा हूं, बीच में कभी कभी 2 महीने मेरे ऐसे है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, मेरा प्लेटलेट्स काउंट लो जा रहा है, मेरा एचपी लो जा रहा है, फील होता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सेवा या किसी और की सेवा कम या ज्यादा होगी, नंबर्स में नहीं जाना चाहिए। बट हाँ, कई बार क्या होता है कि शायद आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार कुछ संस्थाएं जो कि आपको एक्नॉलेज करते हैं, विच इज फेयर इनफ, जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, गलत काम के लिए लोग प्रचार करते हैं आपको, तो सही काम के लिए भी एक्नॉलेजमेंट होती है। तो उनके सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 70 डोनेशन किया तो आपको सिल्वर मेडल मिलेगा, 100 किया तो गोल्ड मेडल मिलेगा। तो वो उनको अपना रखना जरूरी होता है। हमारे पास जितने डोनेशन उनके होते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि आपने इसी टाइम पे इतने डोनेशन किए हैं, बाकी आप अपने एड ऑन करके यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, अगर एक जॉब में क्राइटेरिया के 65% मार्क्स चाहिए, उसके बिना जॉब नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं उसको ट्रैकर नहीं रखूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा मैं 65 पे हूँ, 64 पे हूँ। बट टचवुड अभी तक हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब एक्नॉलेजमेंट की बात आती है तो वी गिव देम द एंटायर डेटा, कि ये हम बाकायदा पूरी डिटेल्स के साथ उनको डेटा देते हैं, सो दैट अगर उस संस्था को या उस बॉडी को उसको क्रॉस चेक भी करना हो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, लोग कैसे काउंट कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हॉस्पिटल में जाके डोनेशन किया तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट काउंट हो जाता है कि भाई इस बंदे ने यहाँ पर डोनेशन किया था। पर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपसे सर्टिफिकेट गुम हो गया, हाउ वुड यू नो? तो हम बाकायदा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, पेशेंट सारी डिटेल्स XYZ उस दिन की उस सोल्जर की हम मेंशन कर देते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, कमिंग टू द पॉइंट, कि हाउ डू यू फील और हाउ डू यू टैकल ऑल दीज थिंग्स।
आप एक डोनेशन करो, मैं 1000 जगह डालूंगा। एक डोनेशन, जितनी मेरी रीच है सोशल मीडिया में, मैं सब जगह डाल दूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो या डोनर्स को क्या बोलते हो। एंड ऑफ द डे अगर उससे किसी की नीड मीट होती है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि छोड़ने वाला तो प्रभु राम को नहीं छोड़ा, तो हम तो एक बहुत छोटे से प्राणी है। सही बात है सर। मैंने ऐसा भी सुना है, मतलब बहुत बार ऐसे किस्से सुनने को आते हैं कि कुछ फैमिलीज है, फॉर एग्जांपल कोई रिच फैमिली है, उसके फैमिली में किसी पर्सन को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है तो वो आपको फोन करके बोल दे कि आप मुझसे पैसे ले लो जितने मर्जी आपको चाहिए, बट मुझे जल्दी से जल्दी ब्लड अरेंज करा दो। तो कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ, और अक्सर होता रहता है। पर एक इंसिडेंट जो मुझे अच्छे से याद है वो सर्वोदय का था। तो ऐसे ही एक दूसरी टीम है जो कि सेवा करती है, तो पहले वो कॉल उनके पास गई। जब उनके कोऑर्डिनेटर ने बात की तो उनको बहुत ही रूडली लगा सामने वाले जो अटेंडेंट थे उनका बिहेवियर। तो उन्होंने बोला कि भाई एक बार आप ट्राई करके देखो। तो मैंने भी जनरली बात की, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने हालांकि मुझे ब्रीफ कर दिया था कि दिस इज हाउ दे आर टॉकिंग अबाउट। उनका आया तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला, मैंने उनको कॉल किया अपने एंड से, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे आपने रिक्वायरमेंट डाला है, तो रिक्वायरमेंट क्लोज है अभी ओपन है। तो उसी ब्लंटली सेट के दिस इज द थर्ड कॉल दैट आई एम रिसीविंग, बट अभी किसी की मदद आई नहीं है। तो फिर एक ब्रीफ हमें जैसे स्क्रीनिंग करनी होती है कि कोई डोनर टच में है या नहीं है, कोई ऑलरेडी ऐसा तो नहीं है कि किसी के, क्योंकि आपने 2-3 टीम्स में, दैट मीन्स आपने 2-3 लोगों का कॉल आया तो 2-3 टीम्स के पास आपका केस पहुंचा हुआ है, किसी से टच में हो। क्योंकि लेट नाइट केस हम चाहते थे कि जो डोनर पहुंचे वो एक पहुंचे पहले, अननेसेसरी दूसरे डोनर को हरासमेंट नहीं कह सकते, बट उसका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, क्योंकि इमरजेंसी है, लेट नाइट्स ऑफ फैमिलीज एंड एवरीथिंग। तो सुसाइड के इतने क्वेश्चन करने के बजाय ना आप मुझे सिंपली ये बोलो कि आपको कितना पैसा चाहिए। अच्छा, हाँ, कि कितना पैसा चाहिए, आप पैसे लो और डोनर भेज दो। तो आई हैड ए वेरी सिंपल आंसर कि मैम अगर ये पैसों से काम हो सकता ना तो शायद आपको हमें कॉल करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। पैसा आपके पास है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग होंगे, आप अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे, आपको क्लियरली बोलो कि भाई मुझे ये चाहिए, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, आप पैसे ले लो और ये काम कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर ये पैसे की सेवा होती ना तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करता, आपको सिंपली बोलता कि ये चाहिए, आपका डोनर पहुंच जाएगा। सेवा को सेवा ही रहने दो, हम इंसान है, हम इंसान ही बने रहे। और अगर सेवा में पैसा आ गया ना तो उससे बुरी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है, हो ही नहीं सकती। हाँ, कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिसमें पैसा चाहिए हो सकता है, क्योंकि जन सहयोग से ही चलता है। कहते हैं ना कि अकेले दम तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लाइफ में है। अगर मैं एग्जाम्पल्स देने पे आऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, ब्रीफ में बताऊंगा। कुछ लोगों ने अपने घर बेच के भी सेवा किया कोविड में, ऐसे भी लोग देखे हैं हमने। पर्सनल सेविंग्स भी निकाल के सेवा की है, बट उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे किया है, जो कि फेयर इनफ है। सही बात है। जैसे आपने बोला सर कि इंडिविजुअल्स अपना घर तक सेल आउट करके सेवा कर रहे थे कोविड के टाइम पे, तो मेरा मानना यह है कि हर कोई अपनी जगह ठीक है। कोई इंडिविजुअली हेल्प करना चाहता है, कोई किसी ग्रुप के साथ, किसी फैमिली के साथ, किसी एनजीओ के साथ जोड़ के हेल्प करना चाहता है। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके पास एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा घर 20 लाख का भी का है तो मैं 20 लाख की ही सेवा कर पाऊंगा। उन सेवाओं की बात कर दो जहां पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप किसी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो पैसा तो चाहिए ना सर, रियलिटी तो यही है। बिल्कुल ठीक है। तो यही अगर कोई ग्रुप होगा तो वो ग्रुप के आगे सब ग्रुप्स बनते हैं, उनके अपने लिंक्स होते हैं, तो उनके थ्रू फंडिंग रेज करके भी जो है पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और सेवा को लंबे समय तक चलाया जा सकता है और ज्यादातर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट है। कहते ना कि जब भी मेरा मानना है कि आप किसी से भी मिलो, कोई ना कुछ सिखा के जाता है। दिस इज वन ग्रेट थिंग दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। प्रोबब्ली आई वाज नॉट करेक्ट ऑन दिस पॉइंट, सो डेफिनेटली पॉइंट बहुत वैलिड है कि एक बंदा कब तक। इवन बोला जाता है कि अंबानी जी भी अगर अपनी सारी धन दौलत लगाते तो देश को 21 दिन तक खाना खिला सकते हैं, उसके बाद वो भी बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। सो दैट इज वन गुड थिंग दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। दैट्स हाउ इट गोज। सो सर, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस के लिए भी और हर एक इंसान के लिए, कि मैंने अक्सर देखा है कि ब्लड डोनेशन की जब बात आती है ना तो लोग थोड़े से डर जाते हैं, थोड़ा सा उनमें फोबिया होता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ब्लड डोनेट कर दूंगा तो मेरी बॉडी में ब्लड की कमी रह जाएगी। तो
इसके लिए कुछ अवेयरनेस हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप देना चाहें कि मतलब ऐसा सच में होता है, अगर मैं ब्लड डोनेट करता हूं तो क्या मेरी बॉडी उससे इंपैक्ट होती है, और कितने टाइम में वो जो डोनेटेड ब्लड है वो दोबारा से मेरी बॉडी में बन जाता है? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, क्योंकि इफ आई से इन इंडिया हर 10 में से 8 लोगों के मन में या 9 लोगों के मन में, क्या बल्कि 10 के 10 में भी काइंड ऑफ भ्रांति है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम हर घंटे में एक इंसान नहीं खोते। ठीक है, भ्रांतियों की कोई लिमिट नहीं है, वो घर से ही शुरू होती हैं। जैसे माँ बोलती है बच्चे को कि आपके पास ज्यादा खून है, राइट, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसी घर में जरूरत पड़ जाती है, तब भी शायद किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई आके डोनेट करता, उसके पास तो एक्स्ट्रा ब्लड नहीं होगा। पहली बात तो इस तरह का कोई फोबिया है नहीं, और अगर इस तरह का फोबिया होता तो शायद लोग 150 डोनेशंस नहीं कर पाते इन जनरल। रही बात रिकवरी की, तो वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी और आपकी डाइट के ऊपर। डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्लड टू ब्लड बोलते हैं कि 3 महीने का गैप चाहिए, विच इज गिवन फ्रॉम द people who actually knows about it, blood banks and doctors and everything has done a research about it. So probably you get a recovery in between. That depends again on your diet and everything. ठीक है, फोबिया नाम की तरह कोई चीज है ही नहीं। फोबिया सिर्फ एक ही होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। और कई बार ऐसा भी होता है जब फैमिली में जरूरत आती है ना, तो फोबिया अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वॉलंटियर्स शुड बी द लास्ट रिसोर्सेज यू शुड अप्रोच फॉर डोनेशंस। आप अपनी फैमिली में ढूंढिए, फ्रेंड्स में ढूंढिए, क्योंकि आप भी समझदार हैं कि अगर हर घंटे में एक बंदा जा रहा है तो डेट मीन्स डोनर्स कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एंड दिस इज हाउ यू इंक्रीज इट। बाकी हम लोग बैठे, हमारी संस्था बैठे, कभी भी कोई जरूरत पड़े, आपके पास हमारा नंबर है। अगर आपके पास कोई क्वेरी आती है, हमारे पास डायरेक्ट क्वेरी आती है, कमेंट्स के थ्रू हम नंबर शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप पूछिए, वी आर, यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट, बट एंड ऑफ द डे समवन हैज टू डू इट। आप नहीं तो कोई और, जैसे आपके परिवार के लिए कोई कर रहा है, तो इन रिटर्न ये गिफ्ट भी समझ सकते हो, आप कुछ भी सकते हो, पे बैक कह सकते हो, सोसाइटी को कह सकते हो, आप करिए। हम बैठे, ऐसा जरूरी नहीं हर इंसान कर सकता, और ऐसा जरूरी नहीं हर इंसान नहीं कर सकता। आपकी इंक्लिनेशन करने की है, आप मेडिकली फिट हो या ना हो, वो एक सेकेंडरी मैटर है। उसके अलावा एक लाइन जरूर ऐड करना चाहूंगा, आप कभी भी ये सोच के डोनेशन करने मत जाइए कि मैं किसी का फायदा करने जा रहा हूं। समहाउ यू ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। आपका ब्लड जो है प्योरीफाई होता है, फिल्टर होता है, फिर कुछ टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दिया और पेशेंट को चढ़ गया। जैसे प्लेटलेट्स में आपने एक सैंपल लेंगे, 1.5-2 घंटे की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, थोरो स्क्रीनिंग होती है, उसमें सर्टेन टेस्ट होते हैं, तब जाके आप एलिजिबल बनते हो, आप डोनेशन कर सकते हो कि नहीं। भगवान ना करे, मान लीजिए आपके शरीर में कुछ त्रुटि है, आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हो जब बीमार होते हो, तो ये भी एक अच्छा जरिया है कि आपको जानना कि आप मेडिकली कितने फिट हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उससे बेनिफिट उठाते हो। बट उसका एक गलत मेजरमेंट ना लिया जाए कि मैं जाऊंगा, टेस्ट कराऊंगा और वापस आ जाऊंगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम डूइंग इट। सो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी डिटेल्स ब्लड डोनेशन के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना टाइम हमें देने के लिए। आई होप ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। साथ ही साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपकी टीम है, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस बढ़ा रही है, लीड्स जनरेट करके लोगों की मदद कर रही है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करते हैं। करने को बहुत सारी गलत चीजें भी है जो हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। और रही बात ब्लड डोनेशन की, तो जैसे आपने बताया कि डेली एक इंसान की मौत हो रही है ब्लड की कमी की वजह से, हर 24 तो घंटे। अगर हर इंडिविजुअल एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भाई हर 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में ही सही मुझे अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, विच इज गुड फॉर देम ऑल्सो, राइट। तो शायद इस कमी को कुछ हद तक, पूरा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कमी कभी पूरी हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक इन चीजों को रोका जा सकता है कि ब्लड की कमी की वजह से लोगों की मौत हो। तो आई होप इस पॉडकास्ट के बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, जो उनको फोबिया है, जो उनको प्रोसेसेस नहीं पता है। और अगर किसी को भी ब्लड डोनेशन करना है या किसी को भी इनकी एनजीओ के साथ जुड़ना है, तो इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं इनके साथ, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो टाइमली जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी ये आपके साथ शेयर करेंगे, और आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फरीदाबाद ही आना है ब्लड डोनेट करने, हो सकता है आपके पास वाले हॉस्पिटल में ही रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसके बेसिस पे जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आपकी टीम के लिए। सो आई होप आज से ही आपकी टीम सेवा करती जाएगी और बहुत से लोगों तक आपकी सेवा का लाभ पहुंचेगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से विनोद जी और उनका परिवार दिन रात हमारे देश में सेवा करने में जुटा हुआ है।
अगर आप भी चाहते हैं, आप उनकी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं या उनकी एनजीओ की सेवाएं लेना चाहते हैं, तो उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप आज ही उनके साथ जुड़ सकते हैं। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एज अ वॉलंटियर उनकी टीम के साथ जुड़िए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो ब्लड डोनेशन है पहुंच सके। क्योंकि ब्लड डोनेशन करना बहुत ही मैं ये कहूंगा कि धर्म का काम है, बहुत ही उच्च सेवा है, जिससे कि आप किसी की जान बचा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए। तो जल्द मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।